दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं झूमा बनर्जी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कहानियों की दुनिया, जहाँ पर हम कई सारी कहानियाँ पढ़ेंगे, सुनेंगे और उनको समझेंगे। चलिए कहानियों की दुनिया में चलते हैं। हमारी पहली कहानी द विस्पर मैंशन को लेके, जिसे मैंने ही लिखा है। ये पहली कहानी है, आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताएं। द विस्परिंग मैंशन, एक डीसी मिस्ट्री थ्रिलर। एक सुहानी शाम देवेंद्र चौधरी, जिन्हें लोग प्यार से डीसी कहते थे, अपने लॉन में कबीर और आयशा के साथ बैठे थे। ठंडी हवा, भीगी घास की खुशबू अपने साथ ला रही। तीनों अपने पुराने आपराधिक मामले आईना पर चर्चा कर रहे थे। डीसी अपनी तेज नजर और शांत दिमाग के लिए जाने जाते हैं। वह समझा रहे थे कि आपराधिक अपनी सबसे छोटी गलती से खुद को बेनकाब कर देते हैं। फिर उनका नौकर रामदीन चाय और गरम नाश्ता लेकर आया। ट्रे मेज पर रखकर वो वापस चला। डीसी ने पास रखा अखबार उठाया। अचानक एक खबर पर उनकी नजर टिकी। हसमुख भाई पारेख को समाज सेवा के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। नाम पढ़ते ही डीसी के चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आंखें खबर पर जम गईं और कुछ पल के लिए तो वो कहीं खो से गए। कबीर ने तुरंत महसूस किया, क्या हुआ डीसी ने धीरे से अखबार मोड़ा और कुर्सी पर पीछे। जिंदगी के कुछ अनुभव ऐसे होते हैं, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जिन्हें इंसान लाख कोशिश के बाद भी कभी नहीं भूल पाता। आयशा उत्सुक हो उठी, क्या वो बहुत कठिन केस था? डीसी हल्का सा मुस्कुराए, कठिन नहीं पर डरावने जरूर। फिर उन्होंने 2021 में मुंबई में घटी एक अजीब घटना सुनानी शुरू। उस समय डीसी एक जांच के सिलसिले में मुंबई गए हुए थे। कुछ हफ्तों के लिए रहने के कारण उन्होंने अंधेरी के साकीनाका इलाके में एक पेइंग गेस्ट का कमरा लिया था। वह घर एक धार्मिक जैन परिवार का था, जिसके मुखिया थे हसमुख भाई पारेख। हसमुख भाई लगभग 60 वर्ष के शांत स्वभाव वाले व्यक्तित्व थे। उनका परिवार सादगी और अनुशासन में विश्वास करता था। घर में प्याज और लहसुन तक नहीं बनता था, और फिर भी वे डीसी का बेहद सम्मान और अपनापन से ख्याल रखते थे। उनके लिए स्पेशल खाना हमेशा बनवाते थे। एक रविवार दोपहर जब कोई काम नहीं था, डीसी अकेले मुंबई घूमने निकल पड़े। शहर हमेशा की तरह जिंदा था। भीड़ भाड़ वाली सड़कें, अनगिनत गाड़ियां, ग्राहकों को बुलाते ठेले और हर दिशा में भागते लोग। कई घंटों तक रोड पर घूमने के बाद डीसी पवई पहुंचे। थकान महसूस होने पर वे हाइपर मार्केट के बाहर लगे हुए बेंचेस पे बैठ गए। उस दिन मौसम कुछ अजीब था। गर्मी के बावजूद आसमान में काले बादल छाए थे और वातावरण में अनजाना सा सन्नाटा था। तभी उनके पीछे एक भारी आवाज सुनाई दी, एक्सक्यूज मी मिस्टर देवेंद्र चौधरी। डीसी तुरंत मुड़े। उनके सामने एक बुजुर्ग पारसी व्यक्ति खड़ा था। उसने पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे, ढीली सफेद पैंट, काला कोट और सिर पर साफा। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी दूसरी ही सदी से चला आया हो। लेकिन सबसे डरावनी चीजें थी उसकी आंखें, फीकी, स्थिर और बिल्कुल बेजान। मेरा नाम रामजी भाई कॉन्ट्रैक्टर है, बूढ़े आदमी ने विनम्र अंग्रेजी में कहा। मुझे आपकी मदद चाहिए। डीसी ने उसे गौर से देखा। वर्षों का अनुभव उन्हें हर असामान्य चीज महसूस करा देता है, और उस आदमी में कुछ बेहद विचित्र था। कैसी मदद? डीसी ने सावधानी से पूछा। रामजी भाई ने घबराकर चारों तरफ देखा और धीमे स्वर में बोले, एक हत्या हुई है तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। डीसी ने तुरंत कहा। बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया, मैं नहीं जा सकता। क्यों? डीसी ने पूछा। रामजी भाई का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। फिर शांत आवाज में उन्होंने कहा, क्योंकि मेरी मौत 50 साल पहले हो चुकी है। एक पल के लिए डीसी को लगा उन्होंने गलत सुना। क्या? मैं 1946 में मर चुका हूँ, रामजी भाई ने धीरे से दोहराया। लेकिन एक भयानक अपराध हुआ है और दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए। डीसी का हर तर्क उन्हें वहाँ से चले जाने को कह रहा। फिर भी उस आदमी की आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें रोक लिया। बिना समझे कि क्यों, डीसी उसके पीछे चल पड़े। जैसे जैसे वे शहर की भीड़ से दूर गए, रास्ते सुनसान और अंधेरे होते गए। आखिरकार वे टूटी दीवारों और घने पेड़ों के पीछे छिपी एक विशाल हवेली के सामने रुके। वो हवेली किसी भूले हुए महल जैसी लग रही थी। टूटे खंबे, जंग लगा फाटक और अंधेरी खिड़कियां मानो किसी खामोश डर की कहानी कह रही। फाटक चरमराहट के साथ खुला। डीसी एक पल को रुके, लेकिन रामजी भाई ने इशारे से उन्हें अंदर आने को कहा। अंदर की हवा ठंडी और सीलन भरी थी। चारों तरफ धूल फैली थी और गलियारों में बदबू थी। उनकी
कदमों की आवाज पूरे मकान में गूंज रही। वे पहली मंजिल पर पहुँचे। रामजी भाई एक बड़े हॉल के सामने रुके और धीरे से दरवाजा। जो दृश्य डीसी ने देखा उससे उनका खून जम गया। छत के पंखे से एक लाश लटक रही। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी और शरीर धीरे धीरे घूम रहा था। सूजा हुआ चेहरा और बाहर निकली जीभ दृश्य को और भयावह बना रही। डीसी अनायास पीछे हट। इस आदमी का नाम बलदेव भाटिया है, रामजी भाई ने धीरे स्वर में कहा। इस आदमी का नाम बलदेव भाटिया है, रामजी भाई ने धीरे स्वर में कहा। थोड़ा पहले इसकी हत्या हुई थी। डीसी ने खुद को शांत किया। किसने मारा? 3 आदमियों ने, रामजी भाई बोले। एक का नाम सुक्खू था, पतला और भावों के ऊपर निशान। दूसरा नरेश, मोटा आदमी, गले में सोने की चेन। तीसरा एक मुस्लिम आदमी, लंबा और हल्का लंगड़ा कर चलता था। आपको इतना सब कैसे पता? डीसी ने, मैंने सब देखा, रामजी भाई बोले। वे बलदेव को यहाँ लाए और रस्सी से उसका गला घोंट दिया। उसके रिश्तेदारों ने संपत्ति के लालच में हत्या करवाई थी। डीसी ने हर बात ध्यान से याद, लेकिन मुझे ही क्यों बताया? रामजी भाई की आवाज धीमी हो गई। यह मेरी हवेली है। स्वतंत्रता के बाद मेरे परिवार वाले यहाँ से चले गए, पर मैं वहाँ नहीं गया। मेरे पुरखों का बनाया हुआ यह मकान, इस मकान में मेरी बहुत सारी यादें हैं। बरसों पहले मुझे कुछ लोगों ने मार दिया था और यहीं पर गाड़ दिया। मैं हमेशा से एक धार्मिक इंसान रहा हूँ। मैं सिर्फ न्याय चाहता हूँ, लेकिन पुलिस के पास नहीं जा सकता क्योंकि मैं पहले ही मर चुका हूँ। मेरी बात कौन सुनेगा? अचानक तेज हवा चली। लटकती लाश जोर से घूमने लगी। रामजी भाई का चेहरा दर्द से विरक्त हो गया और उनका शरीर कांपने लगा। उनकी आवाज भारी और डरावनी हो गई। यहाँ से चले जाइए मिस्टर चौधरी, यहाँ से चले जाइए। दीवारें कांपने लगी, छत में धूल गिरने लगी। डीसी तेजी से सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन जाते जाते उन्होंने आखिरी बार पीछे देखा और जो देखा उसने उन्हें हमेशा के लिए डरा दिया। बलदेव भाटिया की लाश गायब हो चुकी। कुछ क्षणों के लिए सिर्फ उसके कपड़े हवा में तैरते दिखाई दिए और फिर जमीन पर गिरे। उसी समय रामजी भाई की आकृति भी धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई। डीसी बिना रुके हवेली के बाहर भागे। जब वे साकिना का लौटे तब तक शाम हो चुकी थी। हंसुक भाई ने तुरंत महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। डीसी का चेहरा पीला पड़ चुका था। काफी झिझक के बाद डीसी ने पूरी घटना सुनाई। आश्चर्य की बात यह थी कि हंसुक भाई ने उनकी बात का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उन्होंने गंभीरता से सुना और तुरंत पुलिस को बताने की सलाह दी। अगली सुबह वे अंधेरी पुलिस स्टेशन पहुंचे और इंस्पेक्टर गणपत आपटे से मिले। पहले तो इंस्पेक्टर ने बात को मजाक समझा। आप चाहते हैं कि मैं मान लूं कि एक भूत ने हत्या की रिपोर्ट दी, लेकिन डीसी ने हवेली, लाश और हथियारों का ऐसा सटीक विवरण दिया कि इंस्पेक्टर को जांच के लिए जाना ही पड़ा। उसी दोपहर पुलिस टीम डीसी के साथ हवेली पहुंची। जांच के दौरान वहां हॉल की गतिविधियों के सबूत मिले। आगे की तलाशी में बलदेव भाटिया की गायब होने से जुड़े महत्वपूर्ण प्रमाण मिले। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब हवेली के नीचे दबे पुराने मानव शेष बरामद हुए। फोरेंसिक जांच में पुष्टि हुई कि वह कंकाल वास्तव में रामजी भाई कॉन्ट्रैक्टर का था, जिनकी रहस्यमय परिस्थिति में मृत्यु हुई। डीसी द्वारा दिए गए हुलिये के आधार पर पुलिस ने जल्द ही सुक्खू, नरेश और उसके तीसरे साथी को पकड़ लिया। पूछताछ में तीनों ने कबूल किया कि उन्होंने बलदेव भाटिया की हत्या उनके लालची रिश्तेदारों के कहने पर की थी। पूरा मामला मुंबई में सनसनी बन गया। तीनों सुपारी किलरों को 10 साल की सजा हुई, जबकि हत्या की साजिश रचने वाले रिश्तेदारों को उम्र कैद मिली। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर आपटे ने भी निजी तौर पर माना कि इस केस की कुछ बातें कभी तर्क से समझाई नहीं जा सकती। मुकदमा खत्म होने के कुछ दिनों बाद डीसी आखिरी बार उस हवेली में गए। वे रामजी भाई को धन्यवाद कहना। पुरानी हवेली शाम के अंधेरे में खामोश खड़ी थी। टूटी खिड़कियां हवा में हल्के हल्के हिल रही थी। रामजी भाई, डीसी ने धीमे से पुकारा। कुछ क्षण तक कुछ नहीं हुआ। फिर सीढ़ियों के पास एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वे रामजी भाई, लेकिन इस बार उनका चेहरा शांत था। डर और दर्द गायब हो चुका था। आपने एक निर्दोष इंसान को न्याय दिलाया, उन्होंने कृतज्ञता से कहा। डीसी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन एक बात अब भी समझ में नहीं आई। आप पुलिस से इतने डरते क्यों थे? रामजी भाई ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, मौत के बाद भी बेटा कुछ डर कभी नहीं जाते। पहली बार डीसी खुलकर हंसे और आश्चर्य की बात यह थी कि रामजी भाई भी हंस पड़े। धीरे धीरे उनकी आकृति अंधेरे में विलीन हो गई। सालों बाद मुंबई लौटने पर डीसी को पता चला कि वह हवेली तोड़ दी गई थी। अब वहाँ एक बड़ी सड़क बन चुकी थी। मुंबई उस रहस्यमयी जगह को भूल चुका था।
लेकिन डीसी कभी नहीं भूलते। आज भी जब उन्हें मुंबई याद आती है तो उन्हें रामजी भाई कॉन्ट्रैक्टर की वो बेजान आंखें याद आती हैं। एक ऐसा भूत जो बदला लेने के लिए नहीं, सिर्फ न्याय पाने के लिए लौटा था। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं आगे और भी कहानियाँ आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए झूमा बनर्जी की ओर से आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे दूसरों के साथ शेयर करिए, लाइक का बटन दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कहानियाँ कहना मुझे बहुत पसंद है, सुनना आपको पसंद है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।